हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज का सेकंड लेक्चर है और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा कार्डिनल थ्योरी। जी हाँ, ये वही कार्डिनल थ्योरी है जिसके अंदर आप लोग लॉ ऑफ डिमांड जैसा टॉपिक पढ़ते हो, समझते हो। ये वही लॉ ऑफ डिमांड है जहाँ पे आप ये प्रूव कर चुके हो कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। और इस चीज को बताने वाले जो इकोनॉमिक्स हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। देखिए, अल्फ्रेड मार्शल को हम लोग प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और अल्फ्रेड मार्शल को ही हम लोग नयो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी उनके उनको दो तरह की व्यूज में रखा गया है। प्योर क्लासिकल थ्योरी में भी जो प्योरली एडम स्मिथ टाइप थ्योरीज पर बेस्ड की चीज है जो आपने डिस्कस किया है मैक्रो में, और वो नयो क्लासिकल थ्योरी जो आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन की थ्योरी थी। अल्फ्रेड मार्शल को दोनों जगह ही रखा जाता है। और अल्फ्रेड मार्शल की एक बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, जहां पे जिस बुक में अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल थ्योरी जैसे टॉपिक का डिस्कशन किया। और यहीं पर ही उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड या वाटर डायमंड पैराडॉक्स या टोटल यूटिलिटी डेरिवेशन या मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे वन गुड्स इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली टॉपिक भी इसी थ्योरी के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज की क्लास का डिस्कशन। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, एक एक बात नोट करिएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और हाँ, हमारी जो इस टॉपिक के आपको जो है स्टैंडर्ड बुक के जो नोट्स हैं वो हमारी प्यारी सी वेबसाइट semiconductors.com पर अपलोडेड है। मैं उस का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और आप जाकर वहां से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं काम कर रहा हूं इस पर, हम अपने टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स एंड डीपीपीज, ठीक है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स एंड डीपीपीज एंड वी विल आल्सो ट्राई मॉक टेस्ट सीरीज, हम सब कुछ आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड डेफिनेटली करेंगे। बस कनेक्ट रहिएगा, चीजों को पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज क्लास का डिस्कशन, और हमारी वेबसाइट का प्रमोशन भी हो गया। चलिए ओके। कार्डिनल अप्रोच लिखिएगा। एंड गाइस, एज यू नो, हम लोग सारे नोट्स आपको पोर्टल पर अपलोड करवा रहे हैं। वेबसाइट पे आप जाके इसके नोट्स भी ले सकते हैं। जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नोट्स आपको एज इट इज वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। तो कार्डिनल अप्रोच की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अगेन अगर ये आपसे कोई पूछे कि कार्डिनल अप्रोच सजेस्ट किसने करी थी, तो वो भी उन्हीं का नाम आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। दैट वाज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ये वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हैं, और काफी सारी थ्योरीज इनके नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इन 1890, ये वो पीरियड है जब इन्होंने थ्योरी दी थी। एक्चुअली इनकी एक बुक आई थी उस टाइमिंग में जो काफी फेमस हुई थी, उन्होंने काफी सारी चीजें उसके अंदर बताई थी। उस बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ। द बुक नेम इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये बुक थी जिसके अंदर इन्होंने काफी सारी बातें करी थी, और कार्डिनल अप्रोच भी उन्हीं में से एक चीज है। तो गाइस, कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम दो तरह की अप्रोचेस पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। एक हमारी अप्रोच होगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली, और एक अप्रोच होगी हमारी लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल अप्रोच। इक्वल लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल अप्रोच को ही हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट उन अप्रोचेस को डिस्कस करने से पहले आपको कार्डिनल अप्रोच की अजम्पशंस को समझ लेना है। तो अजम्पशंस इसकी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कार्डिनल अप्रोच की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है। तो गाइस, सबसे पहली अजम्पशन है हमारे पास, दैट इज कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। तो गाइस, ये जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी वाली अजम्पशन है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी यूटिलिटीज होती हैं वो सब की सब मेजरेबल होती हैं, यानी मेजर की जा सकती हैं, एंड क्वांटिफाइबल होती हैं, क्वांटिफाई की जा सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हमारी जो यूटिलिटीज होती हैं वो यूटिल्स में कैलकुलेट होती हैं। यूटिल्स एक हाइपोथेटिकल टर्म था जो पहले डिस्कस होता था। माइंड में रखिएगा कि ये अप्रोच अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी करंट में रखना कि हाँ ऐसा होता होगा। तो यूटिल्स एक तरह का टर्म हुआ करता था जिसके बेसिस पे
मार्शल यूटिलिटीज को मेजर करते थे। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसी अजम्पशन में, दैट इज जो यूटिलिटीज होती थी उनका इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कंपैरिजन पॉसिबल था। इसका मतलब ये हो जाता है जब आप बोलते हो इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल मतलब एक सोसाइटी के अंदर या एक घर के अंदर दो लोग रहते हैं तो उनकी यूटिलिटीज को कंपेयर किया जा सकता है एट द सेंस ऑफ बिकॉज दे आर क्वांटिफिएबल मेजरेबल। यू आर बेसिकली कंपेयर बोथ टाइप ऑफ यूटिलिटीज। अगर एक फैमिली के अंदर दो लोग हैं, वहीं अगर दो फैमिली के दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कंपैरिजन। आप समझिए यहाँ पे दो तरह के कंपैरिजन है, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है दो लोगों को सेम नेचर के लोग होते हैं और एक ही सोसाइटी में से दो लोग उठाए जाते हैं। और इंट्रापर्सनल में दो तरह के दो अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं जिनको उठा के कंपेयर किया जाता है यूटिलिटी को। और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मार्शल ने बोला कि जो यूटिलिटीज होती है वो मेजरेबल होती हैं। तो सबसे पहली assumption क्या होती है कि यूटिलिटीज आर मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, सेकंड assumption है हमारे पास, दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसका मतलब ये था कि कार्डिनल ने बोला था कि जितनी भी यूटिलिटीज होती हैं वो आपस में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप नहीं होता। आप सिर्फ उनको एज अ वेलफेयर के तौर पे कंपेयर कर सकते हो, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। बट आप कभी भी उन दो गुड्स का मतलब, जो जैसे मान लो एक यूटिलिटी है उसके अंदर दो गुड्स होंगे मान लीजिए, तो कभी भी एक कंज्यूमर इन वैरायटीज के गुड्स की बात कभी भी नहीं करेगा जो या तो सब्स्टिट्यूशन हो, सब्स्टिट्यूट्स हो आपस में, या कॉम्प्लीमेंट्री हो। और साथ साथ कार्डिनल ये भी बोलते थे कि जितने भी गुड्स होते हैं उन सबकी यूटिलिटीज एडिटिव होती है। एडिटिव का मतलब अगर आप उन सबकी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दोगे देन यू विल गेट टोटल यूटिलिटी। अगर आप उनकी सारी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दोगे देन यू विल गेट टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब ये हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ लोग डिमांड के नाम से भी जानते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी नथिंग बट इट्स अ डिमांड। तो अगर आप लोगों की डिमांड को ऐड करोगे तो इकोनॉमी की मार्केट डिमांड क्रिएट होगी, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हर किसी की डिमांड ऐड की जा सकती होगी। तो ये हमारी सेकंड assumption है जो मैंने अभी आपको बताई है। थर्ड assumption है हमारे पास गाइस यहाँ पर, दैट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। गाइस एक चीज दिमाग में रखिएगा, इस चीज को बताने वाली जो इकोनॉमिक्स है कार्डिनल ने किनकी assumption उठा के यहाँ पे डिस्कस करी है, वो है डैनियल बर्नौली। डैनियल बर्नौली है जिन्होंने इस assumption को इंट्रोड्यूस किया और उनकी assumption को कार्डिनल अप्रोच यानी मार्शल की थ्योरी में रखा गया। उनका मानना यह था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी के अंदर मार्जिनल यूटिलिटीज कम होता रहता है, डिमिनिश होता है, एक पॉइंट के बाद वो आके रुक जाता है। तो एक पॉइंट के बाद आके वो रुक जाता है, जिस पॉइंट पे वो आके रुकता है हम वहीं पर रुककर अपनी चीजों को डिफाइन करने लग जाते हैं, अपने लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने लग जाते हैं। यानी जहां पे एमयूएम कांस्टेंट हो जाता है वही पॉइंट हमारा डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू वांट टू सॉल्व द डिमांड देन हमें एमयूएम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आगे यूज करेंगे जहां पे इस एमयूएम कांस्टेंट की बात को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ assumption गाइस हमारी यहाँ पे है इंट्रोस्पेक्शन। गाइस इस चीज को समझ लीजिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी एजेंट्स हैं उनका एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है जिससे कि उन्हें सामने वाले की यूटिलिटी के बारे में नॉलेज हो जाती है। इसको हम कभी कभी माइंड रीडिंग भी कहते हैं। तो कार्डिनल ने ये बोला कि जितने भी यहाँ पे एजेंट्स होंगे सबके सब सेल्फ ऑब्जर्वर होंगे और सबके पास में परफेक्ट नॉलेज होगी अबाउट व्हाट अदर्स इंडिविजुअल्स यूटिलिटी इज। जो भी सामने वाले की यूटिलिटी होगी उसके बारे में सबको नॉलेज यहाँ पर होगी। सो दिस इज आवर फोर assumption जो कि कार्डिनल की सबसे फेमस assumption में काउंट होती है। अगर एग्जाम में अगर आप ये लिख भी रहे हो या एग्जाम में उन्होंने चार ऑप्शन देके बोला है कि विच वन इज द assumption of cardinal approach और which one is not the assumption of cardinal approach, तो ध्यान रखना इन्हीं चारों assumptions की बात हो सकती है एग्जाम में। यहाँ पे हमारी assumptions पूरी होती हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ही, दैट इज टू लॉज। यहाँ पे हमारे दो लॉ हैं और दोनों लॉ को बताने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं वो है गोजेंस। ध्यान रखिएगा मार्शल, कोई भी इकोनॉमिस्ट होता है सारी थ्योरीज को खुद की नहीं होती, वो दूसरे इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज को उठा लेते हैं। तो मार्शल ने गोजेंस की थ्योरी को उठाया। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे ये गोजेंस का लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल
लॉ ऑफ वेरिएबल मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जब मैं वेरिएबल टर्म बोल रहा हूँ इसका मतलब वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा था वो डिमिनिश हो रहा है। तो मैं आपको वो दोनों लॉ लिख देता हूँ। तो गाइस सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहला लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्शल ने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे, और बेसिकली ये सारे नोट्स मैं आपको वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगा। इन नोट्स के जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो प्लीज आप नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल नोट्स को, और आप इनको ये अभी डाउनलोड करके फिर आप अपने अपने हिसाब से इनकी नोटिंग करिएगा। हो सकता है कुछ जगह आप कुछ ज्यादा लिखना चाहते हो, कुछ जगह आप कम लिखना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already have। ध्यान रखना, जो उसके पास स्टॉक होगा, अगर उसके पास स्टॉक है और फिर वो अपनी बेसिकली स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, तो उस स्टॉक से मिलने वाला जो उसका एडिशनल बेनिफिट है वो बेसिकली डिमिनिश होगा, या उसको थोड़ा सा कम 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 यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये थ्योरी बताइए अल्फ्रेड मार्शल ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात। दूसरी चीज, अगर कभी माइंड में आए कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल मैंगो का ले सकते हो। अगर मार्केट में मैंगो का सीजन आया है और उसके बाद में अगर आप मैंगो को कंज्यूम कर रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आपका मैंगो को खाने में शुरू में आ रहा था, मजा उतना मिड में नहीं आ रहा होगा, और आखिर में तो बिल्कुल ये कि बस अब दूसरा फ्रूट खाएंगे, राइट। ये वही सब चीजें हैं। तो ये इसकी थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन यू कंज्यूम एनी कमोडिटी टाइम टू टाइम, तो उससे मिलने वाला बेनिफिट आपको हमेशा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं। दैट इज, मान लीजिए आपका डायग्राम है। ठीक है, और ऐसा रख लेते हैं, या ये रख लेते हैं, और इसी के साथ में हम यहाँ भी ये भी रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, दैट इज TU MU, एंड दिस इज कमोडिटी एक्स, दिस इज कमोडिटी एक्स। ठीक है, टेबल नहीं बना रहा मैं, नो नीड टू ड्रॉ एनी टेबल। ठीक है, बट ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये यहां से ऐसा बढ़ेगा, और करते 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 ये यहाँ पे ऐसा होने लग जाएगा, यानी ये अपने पीक टच करेगा। और जब ये अपना पीक टच करेगा, आप सोचिएगा, आप ऐसे देखना, ये जो इसकी स्टेज है, देखो जनरली अप टू 12 तक की बुक में जो MU होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, वो ऐसा, ठीक है, इनने ये टच किया, और ये ध्यान रखना, हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस वाली स्टेज की बात कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड स्टेज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेज ओनली, रिमेंबर दैट। भूलना मत इस बात को। तो मैं बाकी सब चीजों को हटा देता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ एनीथिंग एल्स, तो बाकी सब चीजों को यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं दूसरा तरीका ले लेता हूँ, एंड या ठीक है, चलिए। तो ये तो कंफर्म है कि ये यहाँ तक टच होगा आके, तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि जहां पे TU मैक्सिमम है वहां पे MU 0 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत डाउनवर्ड से होगी। ठीक है, मतलब शुरू में ही हम मान लेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अब आप चाहो तो आप यहां से ऐसा बना सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप यहां से ऐसा बना सकते हो, एंड दिस इज द पॉइंट जहां से इसने अपना कर्वेचर बदला है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हुआ। मतलब कहने का मतलब कि पहले चीज इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज होने लगी। तो दिस इज द रीजन जहां पे MU आपका नेगेटिव है, सॉरी MU आपका डिमिनिश है। MU इज या चेंज ऑफ MU इज नेगेटिव, इसी चीज को बोला जाता है डिमिनिश। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिमिनिश। ठीक है, तो ये पहला लॉ है,
और ये लॉ किसने दिया है, मैंने अभी आपको बताया है। दिस लॉ इज बेसिकली सजेस्टेड बाय, ये से हम कहते हैं गोजेंस फर्स्ट लॉ। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना, गोजेंस फर्स्ट लॉ। कार्डिनल की अप्रोच में जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द लॉ बाय गोजेंस, गोजेंस लॉ, जिसको मार्शल ने अपने पास लिखा है, ठीक है। तो एक चीज ये है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस, देखो डिमिनिश, आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई, आप क्यों डिमिनिश की बात कर रहे हो यहाँ पे, वाई यू टॉक अबाउट द डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ। इस पहले लॉ की इंपॉर्टेंस एक है, ध्यान से समझिएगा। दिस लॉ, एक काम करता हूं, मैं आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखवा देता हूं, ठीक है, वीडियो में नहीं लूंगा मैं आपको लिख देता हूं, और फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, इससे वीडियो की लेंथ भी छोटी रहेगी। तो गाइस, ये तीन चीजें हैं जिनके बेसिस पे इस लॉ की इंपॉर्टेंस है। पहला है यहाँ पे क्या कि दैट इज इट एक्सप्लेन्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखिए, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होगा, मैंने बताया था कि जो एमयू होता है उसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एमयू बेसिकली डाउनवर्ड होता है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। सिमिलरली लॉ ऑफ डिमांड में भी वही होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड अगर डिमिनिश है तो ये वो एक लॉ बन जाता है, और यही लॉ आपका लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो थ्योरी है फर्स्ट लॉ, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को सपोर्ट करती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, यानी अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को सब्सिडी दो। यहाँ पे टैक्सेशन इज बेसिकली अमाउंट को क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अमीर से पैसा लिया और वो जो अमीर ने पैसा दिया उसको गरीब को ट्रांसफर करा किसी भी सेंस में, या कुछ हमने खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट गरीब को हो रहा है। अब इसे प्रोग्रेसिव इसलिए बोला जा रहा है कि अमीर इतना पैसा देगा जिससे कि वो गरीब ना हो। मान लो मुकेश अंबानी है और वो दान कर रहा है तो वो उतना ही दान करेगा, या फिर अगर मुकेश अंबानी टैक्स पे कर रहा है तो उतना ही टैक्स पड़ेगा जिस टैक्स पे करने के बाद वो अमीर का अमीर रहे, बट गरीब जो है थोड़ा सा बेटर ऑफ पर आ जाए। अब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे शो करता है, या मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिश शो करता है कि जिन लोगों का, जैसे मान लीजिए अमीर है, अगर अमीर की जेब से कुछ पैसा गया है तो अमीर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन गरीब के पास थोड़ा सा ही पैसा आएगा तो क्योंकि एमयू डिमिनिश है उसके बेसिस पे गरीब का जो वेलफेयर है काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कार्डिनल थ्योरी की, कार्डिनल अप्रोच का जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही गाइस एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैराडॉक्स है ये एडम स्मिथ की साइड से क्रिएट किया गया था। यानी एडम स्मिथ की थ्योरी में कभी भी वाटर डायमंड वाली बात को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, उस पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर पाए। क्या वो था पैराडॉक्स, वो ये था कि एडम स्मिथ ये बोलते थे या उनको मानने वाले लोग ये बोलते थे कि एक बात हमें समझ में नहीं आती कि पानी एक बहुत एसेंशियल चीज है लेकिन वो इतना सस्ता क्यों है, और डायमंड एक बहुत अननेसेसरी चीज है, नॉन एसेंशियल चीज है, वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है जिसकी जरूरत शायद ही किसी को होगी, वो इतना महंगा क्यों है। इस चीज का आंसर कोई नहीं दे पाया था, लेकिन गॉजेंस का फर्स्ट लॉ जो कि मार्शल ने समझाया, उन्होंने बताया कि जो वाटर है वो बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में है, वाटर इज इन अ वेरी अबंडेंट क्वांटिटी, जिसकी वजह से हल्का सा भी प्राइस में चेंज होता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो जो भी चीज ज्यादा होती है तो उससे एमयू ठाए से बहुत ज्यादा नीचे तक की तरफ जाता है, जिससे कि हमारा वाटर का प्राइस कम होता है। ध्यान रखना, वाटर का प्राइस इसलिए कम होता है क्योंकि वो बहुत अबंडेंट है। जो चीज ज्यादा होती है वहां उसकी एमयू कम होता है हमेशा, जो चीज ज्यादा होती है उसका एमयू हमेशा कम होता है। माइंड में यही बात। सिमिलरली जो चीज कम होती है दैट इज डायमंड, डायमंड इज अ वेरी स्केर्स थिंग, डायमंड बहुत कमी से मिलता है या बहुत कम है वर्ल्ड लेवल पे, तो जो चीज कम है स्केर से इसलिए उसका प्राइस यहाँ पे ज्यादा होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे समझाई गई हैं बाय गोजेंस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो कि
जाना जाता है गॉसन सेकंड लॉ के नाम से, ठीक है, वो भी इसी नाम से जाना जाता है, लिखिएगा सेकंड पार्ट, दैट इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है जो पहले भी आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, दैट इज एम यू आई अपॉन या एम यू वन अपॉन में, आप इसे एम यू वन बोलिए, एम यू वन अपॉन में पी वन इज इक्वल्स टू एम यू टू अपॉन में पी टू इज इक्वल्स टू एम यू थ्री अपॉन में पी थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू एम यू एन अपॉन में पी एन। यानी ये आपकी रियल मार्जिनल यूटिलिटी है। रियल वैल्यू या रियल मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एनी गुड इज बेसिकली रिमेन सेम, ये मानते थे कार्डिनल। और कार्डिनल की अप्रोच को जो थ्योरी है वो है गॉसेंस लॉ, गॉसेंस सेकंड लॉ, ये ध्यान रखना, ये गॉसेंस का सेकंड लॉ है। क्या है ये बेटा? गॉसेंस का सेकंड लॉ है। यहां तक मेरे पास समझ में आई? एक छोटा सा नोट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए दो गुड्स हैं, दैट इज एम यू वन अपॉन में पी वन इज इक्वल टू एम यू टू अपॉन में पी टू, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, इसी कंडीशन को बोला जाता है कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अगर आप डायग्रामेटिकली भी बात करें इसकी तो शायद डायग्राम कुछ इस तरीके से बात करता है इसका, दैट इज ये, या हो गया आपका एम यू एक्स या एम यू वन, और ये हो गया एम यू टू, और ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू, ठीक है, ये इसका एम यू और ये इसका एम यू, जहां पे ये कट होंगे इनकी वैल्यूज निकल के आएंगी। सो दीज आर दी इक्विलिब्रियम वैल्यू, सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी है जो गॉसेंस का सेकंड लॉ है, और ये समझाया गया, इसे को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। एक छोटा सा नोट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा जब भी आप अपनी पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, वो मैं अभी लिख देता हूँ और आपको एकदम से भी दिखेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस दिस इज द थ्योरी जो मैं जिसकी मैं भी बात कर रहा था, ये मैंने वीडियो पॉज करके लिख ली है, ठीक है। इट सेज दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन टू गुड्स इन सच अ वे दैट यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट रूपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को आप एक बार, अच्छा जी सारा कर गया ये तो, ओके ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब एक चीज समझिएगा, अगर फॉर टू गुड इफ एम यू वन अपॉन पी वन इज मोर देन एम यू टू अपॉन में पी टू, देन इसका मतलब देन कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर वाई अंटिल दे आर इक्वलाइज्ड। ऐसे कब तक होता रहेगा? जब तक वो इक्वलाइज्ड नहीं हो जाएंगे। कब तक? जब तक वो इक्वलाइज नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, आपने बोला कि वो सब्सटीट्यूट करेगा, तो यार उनके प्राइसेस भी अलग अलग है, फिर कंज्यूमर कैसे मैनेज करेगा? उसकी परचेजिंग पावर भी तो मैटर कर रही है। तो परचेजिंग पावर का मतलब ये होगा कि वो ऐसा कब तक चलता रहेगा जब तक वो बराबर नहीं होगा। इस वजह से कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑफ दिस कंक्लूजन बेसिकली वी कंक्लूड दैट कि एमयू वन अपॉन में पी वन equals to mu2 upon में p2 it is equals to mum, that is marginal utility of money। और कहीं ना कहीं इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब आप आगे चल के पढ़ोगे ऑर्डिनल थ्योरी में भी, तब भी यही असम्पशन यूज होगी, यानी कंज्यूमर थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज रिमेन सेम, बट बताने के तरीके बदल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई इधर अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। नाउ अब आखिर में इस चीज को बताने के लिए मैं एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको बताना चाहूंगा। देखिए वैसे तो ड्रॉबैक बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज गिफिन पैराडॉक्स। ध्यान रखना, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसका आंसर पूरी कार्डिनल थ्योरी नहीं बता पाई, पूरी कार्डिनल थ्योरी कार्डिनल अप्रोच नहीं बता पाई। और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इस थ्योरी को बताया किस थ्योरी ने है, दैट वाज ऑर्डिनल अप्रोच।
इस मतलब ऑर्डिनल अप्रोच में आप गिफिन पैराडॉक्स से ही शुरुआत करोगे, या गिफिन पैराडॉक्स में एक टॉपिक आता है प्राइस इफेक्ट, या फिर प्राइस इफेक्ट स्प्लिटनेस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो वो इसका ड्रॉबैक है और उसकी वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जो भी चीजें हमने डिस्कस करी, अभी हमने कार्डिनल अप्रोच को पढ़ा है। तो अभी के सेशन में इसका जो अगला सेशन रहेगा वो ऑर्डिनल थ्योरी का रहेगा। तो वेट एंड वॉच, जैसे अगला सेशन आता है प्लीज उसको देखिएगा, और उसके नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।